बहुत बहुत स्वागत करता हूं 13.1% रायपुर की तरफ से। नमस्कार जी सर, इसी विषय में हम आगे बढ़ते हैं और मेरा सबसे पहला सर इसमें सवाल होगा कि आज के समय में जो लाइफस्टाइल बिगड़ रही है उससे जॉइंट पेन काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिससे हम इसमें सुधार कर पाएँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। यंगस्टर्स में हमारे क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल में जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने फूड हैबिट्स ले लिया, बाकी चीज़ें ले ली, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड की एक्टिविटी को हमने नहीं लिया इंडियंस ने। वो मेजर इश्यू आ रहा है। जो आप समझो वहाँ जंक फूड खाते हैं या कुछ भी फूड हैबिट्स है, उस हैबिट को हमने एडप्ट कर लिया, लेकिन जब हमारी को चलने की बात आती है यंगस्टर्स को या अपनी यंग फीमेल्स को, जो कि वार्निंग सिग्नल आ रही है, आप बोल रहे हो जैसे मल्टीपल जॉइंट पेन हो रहा है या हड्डियां वीक हो रही है, तो हमारा कोई उसके लिए वर्कआउट टाइम टेबल है ही नहीं, कोई शेड्यूलिंग नहीं है कि भाई हमें 5 किलोमीटर चलना है या 10,000 स्टेप चलना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है। सर वो सब हमको ध्यान में आता है, लेकिन वो कब आता है? जब पेन पूरा दर्द जबरदस्त बढ़ जाता है, पर हमको डॉक्टर की याद आती है। उससे पहले हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। तो हमें जो ये आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, योग परिषद रायपुर जो इनिशिएटिव लिया है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपने दोपहर में ऑल ऑफ सडन मेरे को बोला, तो मैंने कहा बढ़िया चीज़ है। ये युवाओं को अवेयरनेस लाने के लिए ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। यदि अपने को 100 लोग सुने और 10 लोग भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो ये बोन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, सप्लीमेंट्स का प्रयोग बढ़ने लगेगा, सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। तो सर लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए कुछ बेसिक रूल्स जो हमको फॉलो करने चाहिए, जिनसे हम अपनी मांसपेशियों को तथा हड्डियों को मजबूत रख सकें, इसके लिए कोई आपके पास सॉल्यूशन या कोई समाधान? देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ है वॉकिंग, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट। जो यंग जनरेशन है, आप यंग पर्सन्स की बात करते हैं, बिल्कुल, जिसको आर्थराइटिस नहीं है, नॉन आर्थराइटिक नहीं, या हाउ टू प्रिवेंट नी आर्थराइटिस, हम ऐसी बात करें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है वॉकिंग। आप वॉक करोगे तो आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप रेगुलर वॉकिंग करते हो तो आपका, लोगों में एक मिथ होता है कि चलेंगे तो घुटने ज्यादा घिस जाएंगे। हाँ, ऐसा मिथ होता है सर, मैंने कई बार ऐसा सुना है। और उसमें कई लोग तो चप्पल के साथ करते हैं वॉकिंग या शूज के साथ करते हैं वॉकिंग, उनको कंफ्यूजन रहता चाहिए, कभी चप्पल से करें कि शूज से करें, या करना चाहिए, कितना किलोमीटर वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, वॉकिंग कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वॉकिंग का तो सबसे बेस्ट है। और आप कौन से सरफेस पे वॉक कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। तो आपका, जैसे अपने राजस्थान में बोलते हैं ना, मुडिया रोड, या आपका ये पीली मिट्टी होती है उस पर वॉक करो, या आपका गार्डन है तो उस पर वॉक करो। यदि हार्ड सरफेस पे वॉक कर रहे हो तो आपको अच्छे शू वियर चाहिए। अच्छा, जनरली यही होता है कि हार्ड सरफेस पे ही वॉकिंग होती है, तो उसके लिए अपन क्या सावधानी रख सकें? नहीं, आजकल अच्छे क्लब्स में तो, जैसे हमारे अहमदाबाद में तो काफ़ी क्लब्स है जिसमें सब में वॉकिंग ट्रैक है, वो कोई हार्ड सरफेस नहीं है। तो साइंटिफिकली तो ये कहते हैं कि जो जंप एब्जॉर्ब करे, जैसे अपने पहले गोबर के फ्लोरिंग होती थी, तो वो क्या है कि एब्जॉर्ब करती थी। आपका वुडन फ्लोरिंग है, एब्जॉर्ब करता है। तो वेट के फोर्स को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। तो एब्जॉर्ब करेगा तो आपका नी पे प्रेशर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। यदि आप हार्ड सरफेस पे इम्पैक्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे शूज की ज़रूरत है। तो सर बाहर तो हम जो वॉकिंग अच्छे सरफेस में कर लेंगे, पर घर में तो जनरली देखा जाता है कि हार्ड सरफेस ही रहता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये मेजर प्रॉब्लम है आपका। जो आज की डेट की सबसे सेकंड प्रॉब्लम है वो है कि आप मार्बल लगाए हो घर पे, बिल्कुल, जो मंदिर की चीज है वो घर में लग गई, तो मेजर उससे तो हील पेन इतना होने लगा है, उसको उसका कोई आंसर भी नहीं है। महिलाओं में जल्दी जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी कंप्लेन आती है नी प्रॉब्लम की और हिप की प्रॉब्लम की। तो इसकी रीज़न, जो मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि हार्ड सरफेस पे उनके घर में वॉकिंग बहुत होती है। वॉकिंग के लिए आपको अच्छी स्लीपर रखनी है और स्लीपर भी सॉफ्ट एंड स्पंजी रखनी है। अच्छा,
ताकि आपका वेट एब्जॉर्ब कर सके, और उसको रिपीटेडली चेंज करते रहना है। एक बार वो हार्ड हो गया रबड़ तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, वो आपके कुछ काम की नहीं है। जैसे बात चल रही है महिलाओं की अभी कि घर में उनकी वॉकिंग बहुत होती है, साथ साथ में किचन में बहुत लॉन्ग टर्म तक वो खड़े होके खाना बनाती हैं, तो उसके कारण भी उनको कुछ समस्याएं होती है, ऐसा सुनने में आता है। इसमें सर थोड़ा सा हमको जो मैं यूएस यूके में रहा जहाँ रेयरली किचन का यूज होता है, तो वहाँ मैंने देखा कि किचन में खाना सारा मशीन्स बनाती है। बिल्कुल। और आपका फ्रीजर है, डीप फ्रीजर बड़े होते थे वो उस जमाने के 15-17 साल पहले की जो मेरा एक्सपीरियंस, वहाँ तो लोग प्रिजर्व ही रखते हैं लगभग, निकाले फ्रीज से गर्म किया और यूज कर लिया। बट हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है, यहाँ तो ताजा चाहिए। हाँ, नहीं था, बट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्या किया कि उसकी कॉपी कर ली, वो कर ली स्टैंडिंग किचन। और किचन का टेम्परामेंट, हमारे खाना बनाना, फ्रेश फूड बनाना दिन भर, और अपने तो यूजुअली 2-3 लेडीज घर में होती है। हमको सर खाने की बहुत आदत है, हम लोग तो वही फूडी हैं, हमको चाहिए सुबह शाम दोपहर कुछ ना कुछ नया चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। तो उसके लिए वो लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना है। तो मेरा ये सजेशन है और एडवाइस है, जो यंग महिलाएं हैं जो लंबे समय तक किचन में खड़ी रहती है, तो उसको उतनी देर खड़ा रहना है जब तक बर्नर पे काम करती है। बर्नर पे जब काम नहीं कर रही है तो ऑलवेज आई सजेस्ट कि एक चेयर रखे, उस पे बैठ जाए, और जिनको घुटनों में दर्द है वो नीचे बैठ के, नहीं, जिनको चेयर, उनको जिनको घुटनों में दर्द, ओके। बाकी अदरवाइज आप नीचे पलाथी मार के आराम से बैठ ही सकते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठे और अपना काम करें। तो आपने बहुत अच्छा बताया सर कि स्टैंडिंग में जो महिलाएं रहती हैं किचन में, उनको इस चीज़ को लेकर आगे नी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अवॉइड करें ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग के लिए। सिंगल पॉइंट लोडिंग होता है ना, हाँ। तो घुटने के अंदर का घुटना डैमेज हो जाता है। हो तो आगे चल के इसलिए नी सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट का देखिए चांसेस बन जाते हैं। एडवांस की बात होगी, लेकिन हम अभी बात करते हैं वो कैसे घुटने को बचाना। तो बचाने के लिए हमें ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग, सिंपल। ओके। तो एक्सरसाइज करें, जैसे हमने बोला अपनी लाइफस्टाइल में वॉकिंग तो करें। बिल्कुल। तो यदि मसल्स स्ट्रांग होगी, नी स्ट्रांग होंगे, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा भी खड़ी रही तो कुछ नहीं होगा। सर अब जैसे अपन किचन के लिए बात कर रहे थे, महिलाओं में किचन जो यूज़ होते हैं महिलाएं करती हैं, तो इसी में आगे बढ़ते हुए जो महिलाएं खाना बनाती हैं और जो हम पानी पीते हैं, इसका क्या हमारी बोन्स में क्या इम्पैक्ट आता है? क्या फूड से हमारा क्या इम्पैक्ट आ रहा है? बोन्स की डेंसिटी कम हो रही है, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या उसको मैनेज किया जा सकता है? इसका थोड़ा सा देखो आइडिया दें। पानी इस कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम रही है, आप रायपुर का भी लोगे ना, 10 कॉलोनीज में लोगे, अलग अलग TDS का पानी मिलेगा। तो आपको फिल्टर भी अलग अलग चाहिए। तो हम उस पे रिसर्च नहीं कर रहे। हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, कोई रिसर्च नहीं। आपके घर पे लगा हुआ है, हाँ साहब, इनके घर पे लगा हुआ है, वही सेम चीज हमने कॉपी पेस्ट। जनरली देखा जाता है सर, गांव में तो कोई फिल्टर लगा ही नहीं रहता, नॉर्मल जो पानी आ रहा है वो यूज करते हैं। देखो गांव में साइंस थी, आप फिर उसको गलत ले रहे हो। वो अपन लेते थे पानी रेन वाटर, राइट। राजस्थान में था, वो साइंस था, वो B12 रिच पानी था जो हम यूज करते थे, वो B12 रिच था। अभी आ रहा है, हम समर्सिबल पंप से सक करते हैं, तो उसमें हेवी मेटल्स, मिनरल्स सब कुछ सक कर रही है मोटर से, तो वो डेंजरस है। तो उसके लिए किडनी डिजीजेज, किडनी का फेल्योर्स, ये सब बढ़ने लगा है। तो हमें क्या करना है, हमें हर कंपनी आपको सर्विस देती है, उसके पानी को टेस्ट करती है, टेस्ट करके बताएगी कि आपको कौन सा TDS, कितना TDS, कितनी इम्प्योरिटीज है आपकी कॉलोनी में। तो उसके हिसाब से विच फिल्टर इज सूटेबल फॉर योर सोसाइटी। तो जैसे मेरे सोसाइटी की बात बोलूँ, अहमदाबाद में पहले हमारे पास में RO था। RO क्या करता था कि सारा का सारे मिनरल्स, B12 सब
निकाल देता था और पानी बहुत मीठा हो जाता अभी था। हम तो सर जो हमारे अभी नॉर्मल हम लोग क्या पसंद करते हैं, गए शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, वहां पर जाके सीधा मशीन देखे, मशीन ये वाली पसंद आ रही है, ठीक है, घर में लेके आ वो गए, ऐसा नहीं उसके करना। बाद वो स्टार्ट करके पानी फिल्टर से चालू कर नहीं, देते हैं। नहीं, नहीं। ये हमने को नई जानकारी मिल रही है कि पहले हमें बुलाना चाहिए फिल्टर आरओ को, फिल्टर चेक करने वाले Company को, टीडीएस company चेक होना चाहिए चेक पानी का। करेगा एंड देन दे विल सजेस्ट अस कि विच फिल्टर इज सुटेबल फॉर योर सोसाइटी। ओके सर। तो मेरे अभी जैसे नर्मदा का पानी आने लगा तो हमारे को उन्होंने सजेस्ट किया कि सर ये आरओ आपका बेकार है, इसको डिस्कार्ड करो, आपके लिए सिंपल फिल्टर की जरूरत है। सर बोन डेंसिटी के लिए ऐसा कुछ पैरामीटर जिसकी टीडीएस मतलब इस रेंज में हो तो बहुत बेटर या वो अच्छा रहता है, या टीडीएस ऑन एन एवरेज 150 to 200। मैं किसी फिल्टर कंपनी की बात नहीं करूंगा, ये लोग 100 से नीचे रखते हैं। जनरली तो 60 70 80 ऐसा रहता है जनरली, मैंने देखा। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके सर, तो ये तो बहुत सारा हर घर में चल रहा है सर, ये 100 के नीचे बिलो टीडीएस चल रहा है। नहीं रखना है। तो इससे सर बोन्स में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस ये को तो बता सकते हैं। सर कोई भी चीज फिल्टर करेगी, जितना स्वीट करेगी तो उतने मिनरल्स को निकाल देगी, B12 को निकाल देगी। जो भी पानी है उसको आपका हार्ड है, थोड़ा पैलेटेबल, लेकिन आप एडजस्ट हो जाते हो। 150 या 200 का भी पानी पियोगे ना, कुछ दिन में आप एडजस्ट हो जाओगे। ओके, लेकिन 2-4 दिन आपको डिफिकल्टी लगेगी। राइट। और जो एकदम करते हैं ना, लेकिन अभी नया ट्रेंड आ गया है एल्कलाइन वाटर। तो हम कहते हैं कि कुछ परसेंटेज एल्कलाइन वाटर की आप बढ़ा सकते हो। थोड़ा उसका फिल्टर डेफिनेटली महंगा आता है सर। इसका हाइयर टीडीएस या लोअर साइड में जो टीडीएस हम ज़्यादा पी रहे हैं घर में, तो इसका हमारे बोन्स में क्या इम्पैक्ट आता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो फिल्टर अपना जो एडवाइजेबल है एविडेंस वो ये है कि अपने को 150 से 200 रखना है, ताकि उसमें सारे मिनरल्स B12 आएंगे। और जितना लो करते जाओगे वो पानी आपके सूटेबल नहीं है, वो आपकी बोन की डेंसिटी को धीरे धीरे कम करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस करेगा। बाकी जगह भी हमें B12 वेजिटेरियंस को वैसे मिलता नहीं मिलता है। विटामिन डी और B12 का तो अभी मैं अपना टेस्ट कराऊंगा तो कम आएगा इन जनरल। किसी का भी 90% लोगों को मेरे को ऐसा लगता है कम आएगा वेजिटेरियंस में हमें क्या है कि B12 रिच के लिए सबसे बेस्ट D3 के लिए तो हमें सनलाइट है। ओके, नेचुरल सोर्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेचुरल सोर्स है तो अपने लेडीज को तो सुबह सुबह टाइम मिलता नहीं वॉक करने का, तो मैं हमेशा इसके लिए और जेंट्स सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं तो दोनों सनलाइट नहीं ले सकते। सनलाइट आपको D3 कभी भी मिलता है। ओके, तो ऑन एन एवरेज अपने को 40 मिनट्स एवरेज टाइम रखो कि मेरे को सनलाइट में स्किन एक्सपोज होनी जरूरी है, तभी D3 मिलेगा। अपन कपड़े ढक के बैठ गए तो कोई मतलब नहीं। स्किन को डायरेक्ट सन एक्सपोजर होना चाहिए, जिसे अंग्रेज लोग सन बाथ कहते हैं, वो लेना चाहिए। सो ठंडे प्रदेशों में कैसे होता होगा फिर, रसिया जैसे ठंडे एरियो में फिर ये कैसे सन? तो उनको तो स्किन डिजीजेज D3 उनका तो वो लेकिन वो अलर्ट रहते हैं, जहाँ सनलाइट आती है वहाँ रहते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, तो US में भी वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से शिफ्ट होते रहते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे। तो अपने कंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे कोई वेदर है इतना रहता नहीं है। रहता है तो कुछ एक महीनों में आपको, लेकिन सनलाइट तो मिलती है। सर अब जैसे हमने पानी की बात की, TDS के बारे में बात की, अब इसमें अपने फूड में क्या अपने सुधार कर सकते हैं जिससे कि बोन डेंसिटी में कोई हमारा इम्पैक्ट नहीं हो, बोन हमारी मजबूत बनी रहे? ट्रेडिशनल फूड तो हमारा अच्छा ही था, बिल्कुल, लेकिन हमने वेस्टर्न फूड, जंक फूड, सब चीजें इनवाइट कर सब मन ललचा जाता है, चाउमीन खाने का, मैगी खाने का, पास्ता खाने का। तो लेकिन पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रेशनेस रहे। ओके, खाना जो भी बना है वो ताजा हो, सबसे पहली चीज। अब आता है कि भी वो हमारे हेल्दी और टंग के लिए क्या सूटेबल है, वो दोनों डिफरेंट है। कई बार स्टमक के लिए चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन जीभ के लिए कोई चीज़ अच्छी होती है, तो वो प्रॉब्लम रहेगा। तो मेरा हमेशा से यही कहना है कि जैसे ओबेसिटी को कम करना है या अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, तो सैलेड की मात्रा बढ़ाएं, जंक फूड को
मतलब एकदम तो मना नहीं कर सकते नाउअडेज किसी को, लेकिन उसकी लिमिटेशंस करें। सर जनरली हर कोई सैलेड का बताते ही है कि सैलेड खाना चाहिए लेकिन प्लेट में सैलेड नहीं रहती फिर भी, इतना बोलने के बाद भी, और उसका इम्पैक्ट तो दिखता ही है हमें। तो इसके लिए कोई ऐसी चेतावनी जो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भैया अब तो सैलेड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमको बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। टू ट्राई टू अवॉइड ओबेसिटी या ओवर ईटिंग, जिसे एक्चुअल ओवर ईटिंग, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है हमारा भोजन मंत्र होता था। आज की जनरेशन को पता नहीं कितनों को आता होगा, लेकिन आप भोजन मंत्र नहीं बोल सकते तो आप क्या करो कि एक बाउल में सैलेड ले लो, शांति से बैठ जाओ और खाने का ऑर्डर, मतलब घर पे भी आते हो तो उसको बोलो 5 से 7 मिनट बाद में थाली लगाए आपके आगे। तो उससे क्या होगा, ब्रेन को सेंसेशन जाएगा कि भाई मेरे को अब खाना खाना है, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। अदरवाइज क्या होता है कि फास्ट ईटिंग है वो ओबेसिटी और जिसका पेट आगे आ जाता है, उसका कारण ये है कि ब्रेन को तो पता चलता है 15 मिनट बाद ब्रेन कहता है कि अब खाना खाओ, तब तक तो आप पूरा मील ले चुके होते हो, तो आप ओवर ईटिंग होगी। ओवर ईटिंग सर, ओबेसिटी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि नी में और हिप में। ये तो सीधा सा जितना वेट ज्यादा उतना जो वेट बेयरिंग जॉइंट है उतने घुटने हमारे घिसेंगे ही, क्योंकि लोड हमने बहुत ज्यादा दे दिया उस पर, घुटनों पर। तो जितना लोड रहेगा वो उतना दबेगा, उसका बार बार घिसने इंजरी भी होती है। बैलेंसिंग नहीं रहता, यदि ज्यादा ओबेज है तो उसके लिए पहले से ही हमें वार्निंग तो मिलती रहती है। 10 kg बढ़ता है, 15 kg बढ़ता है, या कोई अंडरलाइन कोई डिजीज है, थायराइड है या कोई भी चीज़ है, तो उसको इमीडिएटली आपको कंसर्न लेके ठीक होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ गई एक बार तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर बेरियाट्रिक सर्जरी कराएं, घुटने की सर्जरी कराएं, ये सारे चक्कर में आदमी फंस जाता है। सर ऐसा महिलाओं में ये भी देखा जाता है, मेनोपॉज के पहले, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के समय उनके बैक पेन काफ़ी प्रॉब्लम ऐसा सुनने में आता है, बैक पेन का उन्होंने काफ़ी कंप्लेन करती हैं, तो ऐसा क्यों होता है सर? मेनोपॉज से देखो हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो होता ही है, वेल नोन है। D3 B12 सप्लीमेंट्स हम लोग इंडियंस में ट्रेंड नहीं है लेने का। फिर होता है कि थोड़ी भी ओबेसिटी है तो स्पाइन पे प्रेशर, टमी आगे ज़्यादा है तो बैक पे प्रेशर आता है। फिर क्या होता है कि हमारी क्या हाइट है वो एक लेवल की ज़्यादा होती नहीं, तो स्पाइन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो नसों पे प्रेशर पड़ता है। उसका एक ही आंसर है कि एक्सरसाइज नियमित करें। तो महिला जो हमारी ऑडियंस महिलाएं देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप एक्सरसाइज नियमित कीजिए, तो जो मेनोपॉज के समय आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये बैक पेन की, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन दिया सर। मैं दर्शकों को ये भी बता सकता हूँ कि अभी मेरा जो चैनल है धीरज मरोठी जैन यूट्यूब पे, हम हर वीक में 10 डेज में मेरी फिजियो टीम है, वो सर्वाइकल की, बैक की, शोल्डर की, एल्बो की, हील की सारी एक्सरसाइजेज कैसे करते हैं रूटीन में। यदि आपको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो रूटीन एक्सरसाइजेज कर सकती हैं। यदि किसी को कोई सीवियर है, कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ में वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके सर। सर मैं इस पे आऊँगा कि पोस्चर के ऊपर आना चाहता हूँ मैं। पोस्चर काफ़ी लोगों का भी मोबाइल यूजेस के कारण या लॉन्ग सिटिंग होने के काफ़ी पोस्चर ख़राब होता जा रहा है, तो पोस्चर ख़राब होने के कारण क्या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है सर? देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, लॉन्ग सिटिंग होती है इनकी, तो बैक अनसपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग ड्राइविंग है या सोफ़ा कम लॉन्जेज है आजकल जो बहुत बड़े बड़े बन गए, तो जो डिज़ाइनर्स हैं उनको भी मैं कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करें। इंडियंस की हाई, ये आपका नी टू हिप, ये इतनी ही लेंथ विड्थ का आपकी चेयर होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी चेयर में आप रेगुलर बैठते हो तो बैक सपोर्ट आपका कंपलसरी है। यदि आप 8 आवर्स वर्किंग है
तो सर ऐसा तो होता है, जैसे मैंने अपने घर या कई घरों में देखा है कि सोफा का जो पोर्शन रहता है काफी पीछे रहता है, तो बैठते समय हम तो बहुत कंफर्टेबल, ये ऐसा हो कि ये ऐसा हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा ये हो पोर्शन गया मेरा ऐसा हो गया अभी। तो बैक अनसपोर्टेड है। अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो या मूवी ये- देख रहे हो हाँ, तो आपकी बैंड मेरा बजनी बैग है। झुक गया अभी, और मैं तो मेरे को अभी- कंफर्टेबल भी नहीं है हाँ। फिर भी, लेकिन हम बैठे हुए हैं, अब पता नहीं चला कितने समय तक बैठे हैं। अभी ये और तो यही सर हमके साथ मोबाइल में भी होता है, मोबाइल यूज करते समय देख रहे हैं, अब देखते देखते कितने दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं है। वो तो आजकल अभी रील और मोबाइल, इसके लिए कमेंट करना बेकार है। लेकिन जो अदर लेटा बोलते हैं ना अपने वर्ड, वो जो ट्रेंड टीवी के सामने होना नहीं चाहिए। टीवी के सामने तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए, क्योंकि आप मूवी भी देखोगे तो 2-2.5 घंटे बैठने वाले हो, क्रिकेट मैच T20 भी देख रहे हो तो 4 घंटे देखने वाले और हो। लैपटॉप डेस्कटॉप में भी जो वो तो वर्किंग वो कर रहे हैं काम वो करे, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, काफी प्रोफेशनल लोग को इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की जितना बड़ा कंप्लेंट। आदमी उतनी बड़ी चेयर, हमारे इंडियंस में ये बड़ी चेयर लगा के बैठा रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है, आपको अपनी हाइट देखनी है। ओके। और मल्टीपर्पज लोग एक ही चेयर को यूज करते हैं, तो अपनी हाइट के हिसाब से अपने गद्दी को लगाना है पीछे। आपकी लॉन्ग टाइम बैठना है, जब भी आपको 6 से 8 घंटे बैठना है, तो आपका सिटिंग पोस्चर बराबर होना चाहिए, हिप 90 डिग्री पे होना चाहिए, एल्बो 120 डिग्री पे होना चाहिए। सर ये अपनी resting लाइव position- एग्जांपल पे जैसे बात कर रहे हैं, अभी मैं जैसे बैठा हूँ तो इसमें मुझे क्या करेक्शन करना ये चाहिए? आपको थोड़ा और पीछे सरक के बैठना चाहिए। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी बैठा, मेरा हिप आगे की ओर हाँ, है, ये- मैं अपना हिप पीछे की ओर करूँ थोड़ा सा, 90 डिग्री तो ये जो मेरा पोस्चर है वो करेक्ट हो करेक्ट जाएगा। हो जाएगा। ये जैसे मैंने अभी ऐसा अब- कर अब लिया, सही है, ये मेरा अब पोस्चर सही ठीक है। है। अब नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, थोड़ा एल्बो सा 90, elbow- एल्बो 90 120 डिग्री पे, एल्बो ये कंफर्टेबल। आपका सही पोस्चर ओके। है। तब आप कंफर्टेबली बैठे हो, और जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है वो आपके आई के लेवल पे होना ये चाहिए। आई कांटेक्ट में होना चाहिए। हाँ। बट सर मैं तो कई ऑफिसेज में गया हूँ, वो लेफ्ट साइड में रखते हैं, राइट साइड में, और ऐसे करके देखते हैं और लैपटॉप में वर्क करते हैं, वो इन्वेंट और फिर उसके बाद कुछ समय बाद कंप्लेन करते हैं कि हमें नेक में प्रॉब्लम हो रही है, बैक में प्रॉब्लम हो रही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये बैक की प्रॉब्लम, नी की प्रॉब्लम, हम यंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो तो एवरी third person is suffering from knee pain because of the screen time। डेस्कटॉप पे बैठता है, तो मैं हमेशा, मेरे ऑफिसेज है, हर जगह जाता हूँ, मोबाइल को स्टैंड में लगा देता हूँ, वो ऑलवेज मेरे सामने रहता है। मैं कभी, ये इसे बोलते हैं फ्लेक्शन इंजरी। आप दिन भर ऐसे मोबाइल को देख रहे हो, राइट, ये ये गर्दन पे, इसे हमारे साइंस में फ्लेक्शन इंजरी बोलते हैं। गर्दन को सीधी रखनी है, और फिर इसकी रिवर्स एक्सरसाइज होती है, वो होती है छत को देखना। तो ये रिवर्स एक्सरसाइज हमें नियमित रूप से करनी है। अपन बचपन में तारे गिनने को देते थे ना, तो हमारी क्या है कि गर्दन की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती थी। अब तो तारे कहाँ देखोगे, आप कम से कम छत पे कुछ हो तो नहीं सर, अब तो मोबाइल ही देखते हैं। तारे भी देखने हैं तो हम मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो ये पिलो ऐसा रखो और गर्दन को पीछे ले जाओ, तो ये कम से कम ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग पोज हो गया ये। एक्सटेंशन एक्सरसाइज मस्ट है, नेक का एक्सटेंशन हो गया इससे। बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज करोगे तो आपसे कम गर्दन की मसल्स रिलैक्स हुई। दिन भर आपका रीडिंग, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या बच्चे आजकल डिजिटल, मेरे को कंसर्न है नेक्स्ट जनरेशन का। उसका कंसर्न इसलिए है क्योंकि एक तो चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, राइट, बिल्कुल, चाइल्ड का बैकएक बढ़ रहा है, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम विल वर्सन विद द टाइम, क्योंकि हमारा इतना यूज है मोबाइल का, ये हमारे लिए कंसर्न। और सर इसके साथ बैक का भी प्रॉब्लम काफ़ी सुनने को मिलता है। नेक का तो है, सर्वाइकल का, बोले मेरी नेक दुख रही है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम सुनने को हमको रेगुलरली मिलते हैं। बट हमने ये भी देखा है कि बैक में भी, अरे मैं तो चल ही कौन पा रहा हूँ, हमारा कमर दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है, भाई मैं तो उठा नहीं पाऊंगा। सामान नहीं उठाने में आदमी डरता है कि मैं सामान नहीं उठा पाऊंगा, ऐसी स्थिति हो गई है। वो तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़े, उसके पैरा स्पाइनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, तब आप कोई भी वजन उठाओगे, कोई दिक्कत नहीं। वजन उठाने का एक ट्रिक होता है, आप नी बैंड करके बॉडी को बाजू में लाके उठाना है। अब मैंने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, 4 बर्नर लगा के लेडीज काम करती है किचन में, तो पीछे के बर्नर है, वो शॉर्ट हाइट की लेडी को हेवी दूध का भगोना उठाना है, पीछे वाले बर्नर से उठाएगी तो सीधा बैक पकड़ लेता है। तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको रेगुलर बैक मसल की एक्सरसाइज करनी है।
बैक स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज फॉर नी, बैक एंड सर्वाइकल रेगुलर बेस पे यंग लोगों को करना है। और सर जनरली आजकल हम लोग रात को जब सोने जाते हैं तो उसमें कौन सा पोस्चर हम प्रॉपर करें कि वो जो दिन भर का हम जो पोस्चर गलत किए उसमें वो सुधार हो पाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या काफ़ी सुनने को मिलता है कि सोने का तरीका आपका सही होना चाहिए। वो तरीका सही क्या होना चाहिए, इसकी भी जानकारी थोड़ा सा दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले सोने में जाते हैं तो आपका पिलो कैसा है, तकिए की विड्थ कैसी है और आपकी गर्दन की हाइट कैसी है। आपकी यदि गर्दन बराबर नहीं है और आप बड़े तकिया लेके सोए, जैसे होटल्स में आजकल होता है, इतनी बड़ी थिकनेस का तकिया होता है, वो पता नहीं किसकी गर्दन के हिसाब से बना है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मैं तो होटल में चेक इन करते ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया पिल्लो हमको अपने हिसाब से छोटा चाहिए, छोटा चाहिए। तो अभी इतना बड़ा पिलो है, उससे आपका गर्दन तो एक्सटेंशन में रहने वाली है, ऐसे रहेगी तो रात भर में आपकी गर्दन अकड़ जाती है। तो ये मेजर कंसर्न। तो घर पे तो आपको अपने हिसाब से अपना पिलो रखना, पिलो चेंज। और मैट्रेसेस का सर? मैट्रेसेज हमेशा हार्ड सरफेस होनी चाहिए। जो स्प्रिंग वाली मैट्रेसेज है, हाँ आजकल तो स्प्रिंग वाली चल रही है। तो हमको कई लोग बोलते हैं भाई वो आपके किसी वो गद्देदार वाली है कि नहीं मैट्रेसेस करके, ऐसा हम देखने भी जाते हैं तो वही देखते हैं, दुकानदार भी यही दिखाता है। हाँ, तो वो जो जितना भी जंप लेने वाली मैट्रेस है वो उसका कोई यूज नहीं है। वो बैक को तो हमें रिलैक्स करना है। वो एनाटॉमिकल पोजीशन हम बोलते हैं साइंस के हिसाब से। हर एनाटॉमिकल एल्बो है तो मैं ऐसे कड़क करके बैठ नहीं सकता, रिलैक्स करना पड़ेगा। हिप को भी रिलैक्स करना पड़ेगा, वैसे ही बैक भी मेरी रिलैक्स होनी चाहिए। यदि पोस्चर में ऐसा होता है कि कोई सुपाइन सोता है, कोई साइड टर्न में सोता है, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। जिनको बैक एक ज़्यादा रहता है उनको हम कहते हैं कि भी 10 to 20 डिग्री नी फ्लेक्स करके सो जाओ तो कमर की नसें रिलैक्स हो जाती है। कई बार कमर का जिसको दर्द ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि नी के नीचे छोटा एक पिल्लो लगा के सो जाओ, तो उसको क्या रिलैक्स हो जाता है। सर इसमें अब सोने का जो करवट है, राइट लेफ्ट या सीधा, तो जनरली अब होता है कि व्यक्ति सीधा नहीं सो पाता, कई बार उल्टा भी सो जाता है, तो इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, कोविड टाइम में हम उल्टा सुलाते थे। हाँ। और ऐसा कहते हैं जैसे आफ्टरनून में आप यदि पावर नैप के लिए सोते हैं तो लेफ्ट साइड टर्न होके सोना चाहिए, क्योंकि स्टमक फुल रहता है तो आपका इधर प्रेशर नहीं डालना है राइट साइड में, वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी ऐसा कोई साइंटिफिक ऐसी नहीं है कि आपको लेफ्ट राइट करवट तो नींद जैसे कंफर्टेबल आ गई, बिल्कुल नींद आनी चाहिए, नींद आते। तो सर आपने बचाव के तो माध्यम कई हमको बता दिए कि ऐसा सा करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम अपने बोन्स को प्रॉपर तरीके से बचा सकते हैं, पोस्चर करेक्शन करेंगे तो बचा सकते हैं। बट सर अगर किसी को प्रॉब्लम हो चुकी है, नी को है, एक नी पर लोड बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, उसको सर्जरी की आवश्यकता हो गई है और सर्जरी को टालते जा रहा है, तो इसके लिए क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे जिसके सही रास्ता उसके लिए हो कि सर्जरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और कहाँ और किस रूप में करनी चाहिए? देखिए, एक नी की जो आपने बात की, यदि एक नी डैमेज है तो हमारे नी में हमेशा कहता हूँ कि यदि एक नी डैमेज है और बाय द वे नी के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से यदि एक कंपार्टमेंट डैमेज है, ओके, तो नाउअडेज हम उस एक कंपार्टमेंट पे रीसर्फेसिंग करके कैप लगा सकते हैं। पूरा नी पे टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, छोटे से पार्ट में किए और वो उतना जितना डैमेज है उतने पे रीसर्फेसिंग करके कैप लगे, उसे पार्शियल बोलते हैं। रीसर्फेसिंग टेक्निक से हम कैप लगा सकते हैं। अब आता है कि यदि एक नहीं पूरा ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है लेकिन पर्सन की एज कम है, तो कंसर्न होता है कि क्यों जाऊं, सर्जन के पास जाऊंगा तो सर्जरी बताएगा। सर्जरी सबसे बड़ा डर तो रहता है सर, घुटने की प्रॉब्लम, सर्जरी बता देंगे। तो अगर नी रिप्लेसमेंट करना हो तो दिक्कत, या नी की कोई सर्जरी करानी हो तो दिक्कत। मन में जो डर है वो डर को कैसा निकाले? जबकि आपने क्योंकि 25,000 से ज्यादा सर्जरी की है, कई लोगों को आपने सर्जरी करते हुए देखा, ठीक होते हुए देखा। तो अब मेरे इस कैरियर में मैंने सैकड़ों पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरी सलाह मानी और 25 साल की उम्र में भी किया है और 35 साल की उम्र में भी किया है, और एक नी बचा है तो दूसरा नी 12 साल 15 साल भी हो गए, सेकंड नी की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा,
हमारे में मिथ ये है कि जब दूसरा भी डैमेज हो जाएगा तो दोनों साथ कराना है, और कुछ मार्केट में गिमिक्स भी ऐसे चलती रहती है, दोनों साथ ही करा लो। हाँ, ये भी सुनने को मिलता है, दोनों शादी करवा लो, बाद तो में हम ऐसा आपस नहीं। में ही चर्चा करते हाँ, हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ। यदि एक नी डैमेज है तो आपको जितना जल्दी हो डिसीजन लेके करना है ताकि दूसरा बच सके। सर, आज रोबोटिक सर्जरी का बहुत आ रहा है कि रोबोटिक सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी ये होता है क्या रोबोटिक सर्जरी, और कितना ये इजी रहता है, या क्या इससे लाभ है लोगों को? देखिए, मैं जब 2007-8 जब न्यूयॉर्क में था, तब मैनहट्टन में वहाँ पे डॉक्टर्स बात करते थे कंप्यूटर नेविगेशन से सर्जरी करना। तो कंप्यूटर ओके। 10-15 साल वो चला, और अभी रोबोट आ गया पिछले 5-7 साल से। हर तो ऐसा hospital- एक्चुअली हमको ऐसा लगता है रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट सर्जरी कर रहा होगा, ये दिमाग में ये हमारे फीड है। तो रोबोट नी में क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ओके। दोनों चीज की वजह से घुटना टेढ़ा होता है। रोबोट सिर्फ डेटा पे चलता है, वो हार्ड बोन होती है, बोन पे के डेटा पे चलता है। तो रोबोट का काम पूरी नी सर्जरी में 10-15%। ओके, और हमें ऐसा लगता है कि 90% काम रोबोट का है, नहीं, बाकी 10% है डॉक्टर, खोल उनका के काम देखा, रहता है। ऐसा नहीं होता। ओके। हमारे में कई मिथ्स है, हमारे डॉक्टर्स में भी, ऑर्थोपेडिशियन में भी है, क्योंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी को चाहता है। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया चीज़ है, टेक्नोलॉजी के एडवांटेज भी है। जैसे जैसे हम सर्जन्स का अनुभव बढ़ा है, तो अनुभव के साथ साथ में टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है। लेकिन सारी चीज रोबोट करता है ऐसा गलत है। रोबोट के साथ में एक्सपीरियंस उतना ही जरूरी है। रोबोटिक सर्जरी के कोई डिसएडवांटेज भी हैं क्या? काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बोल सकते, लिमिटेशंस बोल सकते हैं। जैसे इंडियन पेशेंट होते हैं, उनमें कईयों में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो रोबोट में क्या होता है कि हमें लिम्ब को स्टेबलाइज करने के लिए 2-2 पिन ऊपर फीमर और टिबिया में, लेग में डालनी पड़ती है। उसकी वजह से वाइब्रेशन, क्योंकि स्क्लेरोज बोन है, तो कई बार फ्रैक्चर होने का डर रहता है। एक तो दूसरे में इंसिजन बड़ा है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अभी तक एविडेंस ये नहीं बता रहे कि इन्फेक्शन या ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि आने में अभी बहुत शुरुआत, लॉन्ग टर्म मिड टर्म रिजल्ट रोबोट के आने बाकी है। ओके। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। रोबोट हर हॉस्पिटल में हो गया आजकल, कोई ऐसी हॉस्पिटल बची नहीं जिसमें रोबोट नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स को भी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, इंश्योरेंस में भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सब लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का आइडियल इंडिकेशन सर्जन को डिसाइड करने देना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप पेशेंट नहीं डिसाइड करें कि मेरे को रोबोटिक से कराना है, कंप्यूटर नेविगेशन से कराना है, सर्जन पे छोड़ देना चाहिए कि भाई मेरे को जरूरत है तो रोबोटिक करे, कोई दिक्कत नहीं। सर, अब इसमें नी और हिप में देखा जाता है, और जहाँ हम लोग सुनते हैं कि किन्हीं का भी नाम लेते तो सर्जरी कहाँ करानी चाहिए, तो सीधा डायरेक्ट अहमदाबाद का ही नाम आता है। तो अहमदाबाद, ये ऐसा क्या है कि लोग अहमदाबाद की ओर इतना रुझान रखते हैं सर्जरी के लिए, स्पेशली नी और हिप की सर्जरी के लिए? देखिए, भरोसा एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। भरोसा एक दिन में जनरेट नहीं होता है। भरोसे के लिए आज कपड़ा खरीदने जाते हो, ग्रोसरी खरीदने जाते हो, तो हम अपना फिक्स शॉप होती है वहाँ से खरीदते हैं। क्यों? कि ब्लाइंडली हमें भरोसा है उस पर कि सही चीज़ देगा। तो हम इंडियंस में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भरोसा। भरोसा एक दिन में जनरेट भी नहीं होता है। तो अहमदाबाद में हमने जो सर्विसेज दी है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हाई वॉल्यूम अहमदाबाद में हम करते रहे हैं, और हमने एक स्टैंडर्डाइज दिया है मार्केट को कि भाई ऐसा सर्जरी करने से ऐसा रिजल्ट मिलते हैं। और अदर स्टेट से आते हैं, उसके लिए एक तो क्या है कि बी क्लास सिटी है तो फैसिलिटी सारी दे सकते हैं। वही आज बॉम्बे दिल्ली हो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एक मीडियम श्रेणी का पेशेंट है, उसको हर तरीके से इकोनॉमिकल है, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल गया, रीजनेबल स्टे भी करना होता है किसी को 10-15 दिन, तो हॉस्पिटल में हमें डॉर्मेट्री दे रखी है।
तो बहुत ही रीजनेबल है, होटल से हाफ रेट में है या 1/4 रेट में। तो ये सारी सर्विसेज देते हैं, तो पेशेंट समझता है कि मेरे लिए बेस्ट है अहमदाबाद। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो थिएटर्स है वो एक्सक्लूसिवली जॉइंट रिप्लेसमेंट थिएटर है। वो यूजुअली हर कॉर्पोरेट में नहीं होता। सर स्पोर्ट्स आज जैसे कि हमारा प्रोग्राम 13 युवक परिषद के लिए, तो इसमें युवाओं का शब्द जुड़ा हुआ है और युवाओं से मेरे को ध्यान है कि युवा काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं। अब स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते रहते कई ऐसी केसेस आते हैं जिसमें उनको स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी होती है। उसमें नी के लिगामेंट्स के बारे में हो गया, हिप में हो गया, कंधों में हो गया, बैक में हो गया। तो ये सब स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो ऐसी सडन क्यों हो जाती है और क्या इसके प्रिकॉशन हो सकते हैं और क्या सावधानी रखी जा सकती है? देखो, युवाओं के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, हम सब लोग जानते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यदि 10 सूर्य नमस्कार, आप सब जानते हो 12 स्टेप्स होते हैं। हाँ, 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार के। 12 स्टेप्स 10 टाइम्स यदि आपने कर लिए तो हर लिगामेंट को आपको स्ट्रेच कर लिया, राइट, तो आपके इंजरी के चांसेस नील हो जाते हैं। हमारा क्या हैबिट है, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सीधे उतरे कोर्ट में उतर गए, सीधा बैट पकड़े तो बैडमिंटन में वो उतरे। हाँ, वार्म अप एक्सरसाइज कंपल्सरी है। और मैंने जितना मेरा या जो भी ऑडियंस सुन रही है, आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना है, कोई भी गेम खेलना है उससे पहले। ओके सर। टू अवॉइड एनी स्पोर्ट्स इंजरी। और फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स तो खेलना है, लेकिन फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स खेलना है, इंजरी नहीं हो तो उसके लिए वार्म अप एक्सरसाइज। जनरली यही होता है, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और हमें फिटनेस भी आ जाएगी, और पता चलता वो 1 महीने बाद वो पड़ा हुआ बिस्तर में उसका बैक प्रॉब्लम हो गया। वो बोले पता चला L5 में प्रॉब्लम है। ये L5 क्या होता है? फिर उसके लिए नहीं कहानी चालू। बोले इससे अच्छा तो ठीक था, मैं फिटनेस के लिए गया, वो बढ़िया था, घर में वो काम कर रहा था, ऑफिस जा रहा था बकायदा। यंग जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास जो आती है ना, वो जिम में वेट लिफ्टिंग। अब ओके, बहुत सारे लोग बार के वजह से सर्वाइकल, बैक, ऑल ऑफ सडन जिम ट्रेनर चाहे कितना ही आपको ट्रेंड करे, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानना है, उससे ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाना है। मैं हमेशा कहता हूँ स्लो एंड स्टडी टू अवॉइड योर इंजरी इन बैक एनीवेयर इन द बॉडी। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी 4 गेम बैडमिंटन के खेलते हो तो 3 खेलो, बीच में रेस्ट ले लो, ज़रूरी है। अदरवाइज आप कंटिन्यूस कोई भी गेम को ओवर एक्सेस खेलते हैं तो शोल्डर है, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलिंग पे बॉलिंग किए जा रहे हो, तो आप आजकल क्रिकेट में भी देखते हो 2 ओवर करते ही हटा देते हैं। हाँ। क्योंकि कंटिन्यूस आज की देर में सब कपिल देव पैदा नहीं होते कि कभी इंजर्ड ही नहीं हुआ, तो वो बॉडी को फिटनेस रखने के लिए वो फिटनेस लेवल भी इतना चाहिए। सर ये जॉइंट पेन जब होता है, काफ़ी पेन होता है, लोगों को ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ समझ जाना चाहिए कि इसको हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए? कई लोग जॉइंट पेन होता है, वो दर्द की दवाई खाते खाते काफ़ी 6 महीना 8 महीना साल भर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद जाके जब और एक्सेस हो जाता है तब जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई एक्यूट ट्रॉमा है तो हमें दर्द की दवा लेनी है। आर्थराइटिस का पेन किलर का कोई रिलेशन नहीं है, वो तो 3 से 6 घंटे रिलीफ होगा, दवाई बंद करोगे फिर दर्द हो जाएगा, पहली चीज़। अब आता है क्वेश्चन के, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी कब इसको सोचना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा हमेशा से यही कहना है, अर्ली ऑलवेज बेटर। तो आपके घुटने को सर्जरी से बचाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, कुछ खींचते जाते हैं और उसके चलते हमारी लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाती है, वॉक करना बंद हो जाता है, रेंज माउंट घूमने लग जाते हैं घर में। एक मन में डर बैठा रहता है कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाएं तो नी का बताएंगे, फिर सर्जरी बताएंगे। डर, ये जो भ्रांति, जो मिथ है, क्योंकि काफी लोग सर्जरी करवा भी चुके हैं और बढ़िया, बहुत अच्छे से उनकी सर्जरी सफल रही है। तो इस मिथ को कैसा उनके बताएं कि वो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं प्रॉपर समय पर? सर्जरी तो एडवांस आर्थराइटिस में इंडिकेशन आता है, तब तो आपको
कोई दूर से ही बता देगा आपका बॉडी का शेप, लेग्स का शेप बिगड़ गया है, आप खड़े नहीं रह सकते, 2 किलोमीटर चलना है तो चल नहीं सकते, 2 फ्लोर। मैंने एक 222 का फॉर्मूला बनाया था। 222 ओके। 2 घंटे आप खड़े नहीं रह सकते एक जगह, राइट। तो आपको 2 किलोमीटर चलना है तो चल नहीं सकते। ओके। यस और नो में पूछना है। और 2 फ्लोर आपको चढ़ना है, रेलिंग को सपोर्ट लिए आप चढ़ सकते हो, मीन्स आपके घुटने सही है। यदि इसमें तीनों में नो नो आंसर आ गया है, इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब आता है सर्जरी। सर्जरी बहुत ही एडवांस आर्थराइटिस होती है तभी ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको डिले करते हैं ना। तो इनिशियली आप फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और लुब्रिकेशन की मेडिकेशन से आपके घुटने को बचाया जा सकता है और सर्जरी को डिले कर सकते हैं। लेकिन उस समय पेशेंट हमसे कंसल्ट करता नहीं, क्योंकि उसको तो मालूम है सर तो सर्जरी ही बताएंगे। ये मिथ है। हाँ। तो हम 100 पेशेंट देखते हैं, उसमें से हम एक्चुअल में 10 लोगों को सर्जरी बताते हैं, 90% को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। ओबेसिटी है तो उसको कम करने को बोलते हैं, और जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है वो लेने को बोलते हैं। अब आप फॉलो नहीं करोगे तो जल्दी आना पड़ेगा, वो अलग बात है। सर, हमारे जैन साधु संतों को काफ़ी रास्ते का विहार करने का मौका रहता है, तो उनका लगभग डेली का विहार 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ तक मैंने 30-30, 40-40 किलोमीटर साधु संतों को रास्ते में विहार करते हुए देखा है। और साथ में कई बार ऐसा भी हुआ कि चलने का मौका मिला। तो हम साधु संतों के लिए ऐसा चलते समय क्या उनको सावधानी रखना चाहिए जिससे उनकी भी नी में कोई इंजरी नहीं हो, बैक में इंजरी नहीं हो? ये पहली बार आपने मतलब ऐसा क्वेश्चन लिया है। आज तक किसी ने मेरे को इतने इंटरव्यूज में कभी साधु संतों के लिए नहीं पूछा। बहुत ही बढ़िया। इसमें ऐसा है, साइंस ये कहती है, जैसे कई साधु संत बहुत सारा वजन लेके चलते हैं, हाँ, तो उनको ट्राई टू ऑफलोड, मतलब जितना कम वजन, मिनिमम वजन वेट रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, एक रिदम से चले। आपको साधु संतों को अर्ज करना है कि आप एक स्पीड से चलना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल उनका रिदम है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं करना है कि चतुर्मास के बाद निकले हैं तो एक बार तो 15 चल गए, अगले दिन 5 ही चले। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको 50 किलोमीटर चलना है 5 डेज में, तो ट्राई करें 10-11 का एवरेज है, डिपेंडिंग ऑन उनकी व्यवस्था के हिसाब से। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज, एक रिदम से चले, ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्लो वो नहीं चलना है, उससे घुटनों में प्रेशर आता है। स्लो चल रहे हैं, फिर अचानक से स्पीड बढ़ गई और फिर स्लो चल रहे हैं, तो नहीं, 10 एक किलोमीटर चलना हाँ। है तो आपको ट्राई अगर मेरी पर 1 घंटे की अगर मेरी रफ्तार 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर के हिसाब से वो कंटिन्यूस उसी स्पीड में चल रहे हैं। स्पीड से चलाना है उसको। ऐसा नहीं करना है स्लो फास्ट चलते हैं तो मांसपेशियों पे, घुटनों पे प्रेशर आता है। अब लास्टली, जो सोल वो पहनते हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे को चलना पड़ता है, वो पिच रोड और डामर की रोड होती है। हाँ, हार्ड सरफेस रहता। हाँ, तो ट्राई करना चाहिए कि उस पर सोल उनका अच्छा हो, ताकि घुटनों पे इम्पैक्ट कम आए। ये 4 चीजें वो ध्यान रख सकते हैं। तो सोल को कैसे चॉइस करें, या शूज कैसा हो, या जो भी अपने ले रहे हैं पादुका, उनकी तो लिमिटेशंस हैं। हाँ, तो उसमें तो उनकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जो जनरल पब्लिक के लिए क्या उसमें अपने ध्यान रख सकते हैं? भाई, जनरल पब्लिक के लिए तो मैंने बताया ना कि जो स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं वो स्पोर्ट्स शूज आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के शूज खरीदें। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? सर, ये तो नई बात बता रहे हैं। हम तो चाहते हैं शूज पसंद आना चाहिए, दिखने में कैसा है और हमको क्या सॉफ्ट लग रहा है कि नहीं, ये इस हिसाब से चूज करके हम। नहीं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल नहीं है। आप तो मारवाड़ी जैसे करते हो कि कई बार मेरे को कई लोग बताते ना अपने, कि मैं देखो 20,000 का जूता था, 7,000 में ले आया, थर्ड सेल लगी हुई थी। तो वो जूता, मैंने कहा आपने 7,000 रुपये वेस्ट कर दिए। अच्छा, क्योंकि आपने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखी नहीं। ये जूते का हार्डनेस आ गई है, अब उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है रबड़ में, तो रबड़ में स्ट्रेंथ नहीं, वो शूज आपका कोई काम का नहीं है। तो आपने अपने 7,000 रुपये वेस्ट कर दिए, जीरो हो गया। हाँ, तो हमें ध्यान रखना है, शू खरीदें
डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखें और उसकी स्ट्रेंथ देखें। सर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? अगर आज ये 2025 है तो 2020 का 21 का कितना गैप रहना चाहिए? नहीं 24 में 25 में तो 25 का ही ले ना आप, शूज 22-23 का थोड़ी खरीदो। हाँ, मतलब उस ईयर का ही रहे तो ज्यादा बेटर है। आप ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, आपके शूज पड़े हो ना, कोई पुराना जूता पहन के देखना कितना हार्ड हो जाता है। तो आपको शूज परचेज करने जाए तो मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको चाहिए जो शूज परचेज करने के लिए। सर ये तो बहुत टफ ये महिलाओं के लिए हो सकता है, वेस्ट मगर हमारे लिए तो बहुत टफ कि 45 मिनट एक शूज खरीदने में, क्योंकि ये कैसे? घुटनों को बचाना है। तो अच्छे शूज जो आपको कंफर्ट है उसको शोरूम में घूमते रहो पहन के। अच्छा। और देखो आपके लिए एकदम कंफर्टेबल है, कहीं बाइट नहीं कर रहा है, आपके लिए एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, तभी शूज खरीदना है। फिर आप चाहे वो सेम ब्रांड खरीदते रहो ना, बाद में बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका साइज शेप सब कुछ फिक्स हो गया। फिर वो शूज आप खरीद सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको टाइम देना है। तो क्योंकि जूते बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो हील पेन को भी बचाते हैं, आपके नी को भी बचाते हैं, हिप को भी बचाते हैं, और वो आपका जो भी वेट है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके सर, इस बार बहुत क्लियर हो गया। हाँ। कि शूज़ का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखना जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब शूज़ खरीदने जाएं तो प्रॉपर समय लगाएं, अपने कंफर्ट के हिसाब से देख के खरीदें, कि जिससे अपन अपनी नी को प्रिकॉशन कर रहे हैं। एक्चुअली हम नी के लिए सोचना चाहिए, हमें शूज़ के बारे में ये ध्यान रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअल में मैं शूट के साथ में स्पोर्ट्स शूज पहनता हूँ। कई बार मेरे को लोग पूछते थे। हाँ। कि सर ये क्या है कि सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज कैसे मैच कर रहा है? मैच कैसे? अपने नीज इंपॉर्टेंट है कि ना कि शूज। राइट। तो आपने काफी साधु संतों की सर्जरी का सेवा का मौका मिला है आपको, तो साधु संतों की जो आपने सर्जरी की है उसके विषय में कुछ अगर आप बोलना चाहें। उसमें एक अच्छी चीज जानने को मिली। हमारे साधु संत क्या के गोचरी करते हैं, उनका विचरण भी अच्छा होता है, तो उनकी बोन क्वालिटी कंपेयर टू आवर कम्युनिटी अच्छी होती है। ओके। तो उसका कारण है कि क्योंकि उनका वॉकिंग अच्छा होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो उसकी वजह से उनकी इम्प्लांट भी लंबा चलेगा। तो ये एक मिथ होता है कि घुटने की प्रॉब्लम आ गई तो हमें चलना बंद कर देना है। ऐसा नहीं करना है, हमें वॉकिंग चालू रखनी है। जनरली सर ऐसा लोग होते हैं, घुटने की प्रॉब्लम आ गई, ज़्यादा चलूंगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा मेरे जो बोन्स है ज़्यादा घिसेंगे, तो इसलिए अब वॉकिंग हम अवॉइड कर देते हैं। बोन उससे नहीं चलोगे तो ज़्यादा घिसेगी और मांसपेशियां भी वीक होएगी। तो दोनों चीज़ के लिए अब आता है क्वेश्चन, यदि दर्द है तो चलूंगा कैसे? तो आप स्विमिंग पूल में वॉक कर लो, स्विमिंग आती है स्विमिंग कर लो। स्विमिंग एंड ऑफ द डे आपको कैलोरी बर्न के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और वॉकिंग करोगे तो आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, और घुटने की सर्जरी को आप डिले कर सकते हो। ओके। अदरवाइज आप नहीं चले तो 100% मेरे पास में जल्दी और जल्दी आना पड़ेगा। तो बच नहीं सकते उसमें। आप ऐसे सोचते हो मैं सोफे पे बैठ गया तो मेरे को जाना नहीं पड़ेगा, आर्थराइटिस आ गई, नहीं, आपको जल्दी जाना पड़ेगा। आपने जो भी साधु संतों को देखा है कि उसमें उन साधु संतों में लगभग बोन की डेंसिटी अच्छी होती है, उसका कारण जो है वॉकिंग का है। वॉकिंग बहुत अच्छा सर। इसमें मैं आगे और पूछना चाहूँगा कि हमारे साधु संत हमें काफ़ी प्रेक्षा ध्यान के लिए प्रेरणा देते हैं और योगा के लिए प्रेरणा देते हैं, तो ये कैसे हेल्पफुल है हमारी बोन को या बोन के एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए? देखो, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ देखे गए, वो है प्रेक्षा ध्यान। और मेरे को काफ़ी नियर से अनुभव रहा है, और मैंने कई मेडिटेशन शिविर अटेंड भी किए हैं, और मेरी वाइफ ने तो इसमें MA करके अभी वो इंस्ट्रक्टर बनी हुई है। अच्छा, प्रेक्षा ध्यान के इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ। इसमें ऐसा है कि बच्चों से लेके बच्चे हैं तो उसका डेफिनेटली जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा। हम लोग हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। चाहे आप 10 मिनट ही, ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रेक्षा ध्यान 10 मिनट तो करना ही है। तो सर स्ट्रेस का भी कोई रिलेशन है हमारे जो मसल्स है, हमारे मसल्स और बोन्स के? 100%। आप जो शवासन करते हो
फिर इसमें जो प्रेक्षक ध्यान में जो रिलैक्सेशन है वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, स्ट्रेसफुल लाइफ में। उसमें हमें मसल्स टाइट हो जाती है और जैसे रिलैक्सेशन एक एक सेंटर को रिलैक्स करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो कितने सारे ब्रेन के एक एक सेंटर को रिलैक्स करते हैं, एक एक ऑर्गन का नाम लेके रिलैक्स करवाते हैं। तो बॉडी और मसल्स की क्या बात कर रहे हो, हर चीज रिलैक्स हो रही है आपकी। तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ में तो सबसे जरूरी चीज है कि रिलैक्सेशन। तो आज धीरज सर के साथ हमारे डॉक्टर धीरज जी के सर इतना बढ़िया पॉडकास्ट हुआ। सर आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम रायपुर के 13 पंथ विवेक परिषद विशेष धन्यवाद देता है। आपने हमें इतना बहुमूल्य समय निकाल के जो हमें अपना ज्ञान को हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है, जिससे लोग अपनी आपकी टिप्स लेके अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिले करें या और बेटर लाइफस्टाइल में जिएं। इसके लिए आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है सर। आपका 13 पंथ विवेक परिषद रायपुर बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।